हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के जे टॉक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त केदार जोशी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी का थर्ड लेसन शाल, जिसके ऑथर है रा ग जाधव। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस चैप्टर का पैसेज बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था। तो चलिए अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? मतलब ये जो लेखक है वो एक बार पु ल देशपांडे के पास गए थे। उनका कोई काम था। पु ल देशपांडे मतलब पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, ये भी मराठी के एक बहुत बड़े ऑथर थे। इन्होंने भी कई सारी बुक्स लिखी है। तो इनके पास लेखक का कुछ काम था, तो वो उनके पास गए थे। तो काम होने के बाद वो निकलने वाले थे, लेकिन जो सुनीताबाई थी मतलब पु ल देशपांडे की वाइफ, उन्होंने उनको रोका और पूछा कि अगर आपको शाल दी तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये नेऊन ठेवली, वापरली मात्र कधीच नाही. तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि जो इतने बड़े लेखक हैं पु ल देशपांडे, उन्होंने और सुनीताबाई, उन्होंने मतलब उनसे लेखक को शाल मिली, ये उन्हें बहुत, इसके लिए उन्हें बहुत प्राउड फील लगा। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और वो शाल उनके रूम में जो सूटकेस थी उस सूटकेस में रख दी, पर उन्होंने वो शाल कभी भी यूज नहीं की. पुढे वाईला विश्वकोशाच्या अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळा प्रवाहावर होत्या. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते, पण आई तिकडे बघतही नव्हती. मला मात्र राहवले नाही. मी सुटकेसमधील पुलकित शाल काढली, 5-50 रुपयाच्या नोट्या काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. मतलब कुछ दिनों बाद वो विश्व कोश के अध्यक्ष यानी एनसाइक्लोपीडिया के चेयरपर्सन के तौर पे वो वाई को गए थे. वहाँ पे जो प्राथमिक पाठशाला थी उसके एक रूम में वो रहते थे. उनके रूम के साउथ में कृष्णा नदी थी. तो एक बार जब ठंड के दिन थे, तब एक औरत को उन्होंने देखा. उसका जो बच्चा था उसने टोपली में रखा था और वो मासे पकड़ रही थी, पर उसका जो बच्चा था उसे बहुत ठंड लग रही थी. वो ठंड की वजह से रो रहा था, पर वो जो उसकी माँ थी वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी. पर ये देख के लेखक को नहीं रहा गया. उन्होंने सूटकेस में से पुलकित शाल निकाली. पुलकित शाल मतलब जो शाल पु ल देशपांडे ने लेखक को दी थी, उसे यहाँ पे पुलकित शाल कहा गया है. पुलकित शाल निकाली, कुछ पैसे निकाले और उस औरत को बुलाया. खिड़की में से उस औरत को वो सब चीज़ें दी है और उस औरत को कहा कि उस बच्चे को पहले शाल पहना, फिर मछलियाँ मारते बैठ. ये लेखक ने उस औरत को कहा. और इस घटना की जो खुशी थी, वो खुशी पुलकित शाल मिलने से भी ज़्यादा थी. कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. तो कविवर्य नारायण सुर्वे बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे. आगे वो मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बने, यानी मराठी साहित्य सम्मेलन के प्रेसिडेंट भी बने. उसके वजह से उनके जो प्रोग्राम्स थे वो हमेशा वहाँ पे हमेशा भरती रहती थी.
मतलब एक तरीके से कहे तो उनके प्रोग्राम्स हमेशा हाउसफुल रहते थे। तो एज अ टोकन ऑफ द ऑनर उन्हें हर प्रोग्राम में शाल और श्रीफल मिलता रहता था। तो एक बार वो लेखक को बोले की या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। मतलब ये सब शाली लेके मैं शालीन यानी पोलाइट बन चुका हूँ। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविनाच शोभते. सुरय मुळातच शालीन. शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही. तो उनके बोलने में जो आयोनिक पर्सोनिफिकेशन था वो लेखक के तो क्या है, किसी किसी को भी एकदम इजीली समझ जाती थी। तो लेखक यहाँ पे कह रहे कि शाल और शालीनता इनका क्या संबंध है, मतलब शाल और पोलाइटनेस का क्या रिलेशन है। उल्टा जो पोलाइटनेस है वो शाल के बिना ही शोभा देती है। और सुरवेद जो थे वो एक शालीन व्यक्ति ही थे और उनको इतने सारे शाल मिले थे, फिर भी उनकी जो पोलाइटनेस थी वो कभी भी गई नहीं और इतनी सी भी कम नहीं हुई। मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईल। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला। तो अब यहाँ पे उन्होंने कवि को बोला कि अगर शाल की वजह से शालीनता आती होगी तो मैं शाल के लिए कर्जबाजारी हो जाऊँगा। मतलब मैं इतने लोगों को शाल बांटूंगा कि मुझे शाल के लिए लोन लेना पड़ेगा, भिकेला लागेन, पर कई सारे शाल खरीद के हर एक लोगों को शाल बांटूंगा। इस पर वो कवि हंसे। शालेमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे उत्तर जाते असेच आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने खरे तर आपण एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। तो अब यहाँ पे शाल की वजह से पोलाइटनेस आती है या जाती है, अगर लेखक के हिसाब से देखें तो इसका उत्तर शाल की वजह से पोलाइटनेस जाती है ऐसा ही है, क्योंकि शाल के वजह से एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है। क्योंकि अगर सपोज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाल देता है तो उसकी वजह से उसकी शालीनता यानी पोलाइटनेस जा सकती है, क्योंकि शायद किसी की अगर हम तारीफ़ करें तो उसे घमंड हो सकता है। इसलिए लेखक के हिसाब से शालेमुळे शालीनता जाते, ऐसा लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसा लेखक का कहना है। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। एवढ्या साली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। तो ये 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। तो 1-2 साल में उन्हें बहुत सारे शाल मिले। उनको इतने सारे शाल मिले कि उनके 8x6 के रूम में उन्हें इतने सारे शाल रखना पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर उन्होंने मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिले। बिचारा अति प्रामाणिक, त्याने छोट्या छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। तो अब उन्होंने उस शाल के गाठोड़े बांधून उनके जो करीब का फ्रेंड था उसको सारे शाल दे दिया और उसको उस शाल यूज करने के सारे अधिकार दे दिए। पर वो बहुत ही ऑनेस्ट था, उसने उसके छोटे से रूम में भी वो शाल जो थे वो संभाल के रखे थे और मैं सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने जो सारे शाल्स थे
वो गरीब लोगों को बांट डाले. याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. तो फिर इस दरम्यान वो शनिवार पेठ के ओंकारेश्वर मंदिर के जो पुल था वहाँ पे हर शाम को जाते थे. वहाँ के कट्टे पे बैठना उनको पसंद था. तो एक दिन ठंडी के दिनों में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा. वो बहुत ही वीक था, भिक्षेकरी था. वो वहीं पे उसे बहुत ठंड लग रही थी. वो ठंड की वजह से खुद को एक क्लॉथ से कवर करा था, पर उसे बहुत ही ठंड लग रही थी. दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला दोन्ही शाली दिल्या. त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला. तो दूसरे दिन वो 2 शाली लेके आए लेखक और वहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर के कट्टे पे गए. तो वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी बैठा ही था. लेखक ने उसे दोनों शाली दिए और उस आदमी ने उसे थरथरते हाथों से, मतलब कांपते हुए हाथ से नमस्कार किया. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नाही. मतलब उसके 4-5 दिन बाद उन्हें कुछ काम आ गया था, तो वहाँ पे वो वापस जा नहीं सके. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. तो उसके 4-5 दिन बाद वो वापस वहाँ पे गए. तो उन्हें चलते हुए एकदम उस बूढ़े आदमी की याद आई. वो आदमी वहाँ पे था ही नहीं. जहाँ पे वो हमेशा रहता था वहाँ पे वो था ही नहीं. तो उन्होंने थोड़ा आगे जाके देखा. तो मतलब ऐसा घूमने के लिए वो उठे और पुल पे से चलने लगे. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तर काय, तीच चिरगुटी अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाने जीने. तो उन्होंने वहाँ पे देखा तो उसके पास वो शॉल थी नहीं. उसके पहले की जो कंडीशन थी शॉल देने से पहले, वो वही कंडीशन में वापस वहाँ पे बैठा था. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्याने नकारार्थी मान हलवली. तो अभी लेखक ने उनसे पूछा कि आपने मुझे पहचाना क्या? तो उसने नामे अपनी गर्दन हिलाई. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसा पहिले मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? तो उन्होंने उसे कहा कि 5-6 दिन पहले मैंने आपको एक शाल दी थी, याद है आपको? यावर तो म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तुलाही मोठा. मॅसनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचं हे असलं बिकट जीणं, तुझं लई उपकार आहेत बाबा. तो इस पे उस बूढ़े आदमी ने बोला कि तू बहुत भला आदमी है, तू बहुत बड़ा इंसान है, तूने मुझे शाली दिया, पर मुझ जैसे भिखारी पे शाल कैसे शोभा देगे? ऐसा उस आदमी ने लेखक से कहा. उस शोभे से अच्छा, उस शोभे से बुरी मेरी पेट की आग थी. मतलब उनके पास खाना खाने जितने भी पैसे नहीं थे. तो वो उसके वजह से वो जो ठंड लग रही थी उसके दुख से ज़्यादा उन्हें भूख लगी थी. इसलिए उन्होंने शाली बेच दिए और 2-3 दिन तक पेट भर के खाना खाया. आमचं हे असलं बिकट जीना, तुझे लय उपकार आहेत बाबा. तो उन्होंने कहा, हमारा ऐसा जीना है और इसलिए आपका बहुत आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. मतलब शाल की शोभा जो रहती है वो तो बहुत अच्छी रहती है. मतलब शाल की जो ऊब रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, पर
पेट की आग की ऊब जो रहती है वो बहुत ही बुरी रहती है. भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही नाही जमले तर अभाग्यांना सन्मानाचे शाली तरी द्याव्यात. मतलब जिसे भूख लगी है उसे खाना दो, जिसे प्यास लगी उसे पानी दो. और अगर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ तो जो अभाग्य लोग हैं उन्हें सम्मान के तौर पे कुछ शाली दो. तो इसी तरह से हमारा ये शाल लेसन ख़त्म हो चुका है. ये बहुत ही अच्छा लेसन था. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मराठी का नेक्स्ट लेसन उपवास. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए. टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी करते रहिए.